हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान की पाठशाला में। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्लास 12 ह्यूमन रिप्रोडक्शन का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक के अंदर हमें टोटल 4 फेजेस पढ़ने हैं: मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिकुलर फेज, ओव्यूलेटरी फेज और ल्यूटियल फेज। इन चारों फेज के अंदर क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है, क्यों होती है, इस पूरी चीज़ के बारे में अभी हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। और साथ ही साथ कि एक मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर एक फीमेल के अलग अलग ऑर्गन्स में क्या क्या अलग अलग चेंजेस आते हैं, जैसे कि ओवरी, यूट्रस, पिट्यूटरी ग्लैंड, इन सब से क्या क्या चेंजेस आते हैं इन सब के अंदर, उस सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, है ना। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर टोटल 4 फेजेस होते हैं, जैसे आपको इसमें साइकिल में दिख रहा होगा। मेंस्ट्रुअल फेज, फिर प्रोलिफरेटिव फेज या फॉलिकुलर फेज, फिर ओव्यूलेटरी फेज, फिर एक ल्यूटियल फेज, है ना। तो ये सारे फेजेस 4 के 4 फेजेस एक के बाद एक साइकिल के अंदर चलते हैं, है ना। ये एक बारी ये पूरा साइकिल कंप्लीट होता है, फिर उसके बाद साइकिल दोबारा चालू हो जाता है, तो इसलिए इसको एक मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। अब ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, इसका ड्यूरेशन कितना होता है? जो आइडियल ड्यूरेशन हम पढ़ते हैं वह 28 डेज़ का। बाकी सभी वुमेंस के अंदर ये वेरी करता है। किसी के अंदर 36 डेज़ का भी होता है, 38 डेज़ का भी होता है, 32 हो गया, 26 डेज़, 25 डेज़, तो ऐसा वेरी करता है ना। पर हम एक 28 डेज़ का मानते हैं, और उस 28 डेज़ के अंदर ये से हमने 4 फेजेस बनाए हुए हैं। ये होते हैं, बनाए नहीं है मतलब, है ना। ये चारों फेजेस होते हैं, और ऐसा भी नहीं है कि जिसके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल का टाइम पीरियड ज़्यादा है तो कोई प्रॉब्लम है, या कम है तो कोई प्रॉब्लम, ऐसा कुछ भी नहीं होता है ना। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है सबके अंदर अलग अलग वेरी करती है, और इससे कोई भी ये दिक्कत नहीं है कि किसी की मेंस्ट्रुअल साइकिल ज़्यादा टाइम तक चल रही है तो इसमें कोई प्रॉब्लम है। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर अगर हम इन चारों फेज का एक ब्रीफ ओवरव्यू ले लें तो इनका टाइम पीरियड कितना होता है? मेंस्ट्रुअल फेज का आपको दिख रहा होगा 1 to 5 डेज़ का होता है। फिर उस 5 डेज़ से 14 डेज़ तक ये फॉलिकुलर फेज़ या प्रोलिफरेटिव फेज़ आता है। फिर उसके बाद 14th डे पे ओव्यूलेटरी फेज़ बोलते हैं, और 14 से लेकर 28 ये होता है ल्यूटियल फेज़। इन चारों फेज़ के अंदर क्या क्या होता है ये अभी हम आगे बात करेंगे। तो सबसे पहला तो आता है मेंस्ट्रुअल फेज़, है ना। ये ब्लीडिंग फेज़ होता है। तो अब हम मेंस्ट्रुअल फेज़ को ही सबसे पहला फेज़ क्यों बोलते हैं? क्योंकि यही एक ऐसा फेज़ होता है इन चारों में से जो कि विजिबल होता है ना। बाकी जितने भी होते हैं वो तो बॉडी के अंदर चल रहे होते हैं, तो उनको हम देख नहीं सकते हैं ऐसे। उनका हम केमिकल कंपोजिशन देख के पता कर सकते हैं कि कौन सा फेज़ अभी चल रहा है, किस में हार्मोन की लेवल ज़्यादा है, तो उस हिसाब से पता लगा लेते हैं। पर ये जो ब्लीडिंग फेज़ होता है ये बाहर से मतलब देख सकते हैं हम, ब्लीडिंग होते हुए पता चलता है, तो इसलिए इसको पहला फेज़ बोलते हैं। तो ये होता है 1 to 5 डेज़ तक मेंस्ट्रुअल फेज़ रहता है। इस फेज़ के अंदर अब क्या क्या चीज़ें होती हैं? सबसे पहला तो है ओवरी के अंदर क्या होता है। तो ये मेंस्ट्रुअल फेज़ होता क्यों है? क्योंकि आपको पता होगा कॉर्पस ल्यूटियम नाम का एक मतलब वो बन जाता है। फॉलिक्यूल जो होता है मैच्योर होने के बाद जब उसमें से ओव्यूल मतलब जब उसमें से ओवा निकल जाता है, सेकेंडरी ओसाइट रिलीज़ हो जाती है, तो जो स्ट्रक्चर बचता है उसको कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं ना। कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है? कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करता है, जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग होती है उसको थिक रखने में हेल्प करता है, ताकि वहाँ पर अगर मान लो बाई चांस फर्टिलाइजेशन होता है तो जो एम्ब्रियो है उसका वहाँ पे इम्प्लांटेशन हो सके। बाकी अगर नहीं होता है इम्प्लांटेशन तो जो एस्ट्रोजन होता है ये प्रोजेस्टेरोन ज़्यादा अमाउंट में सिक्रीट करता है, और कुछ अमाउंट में एस्ट्रोजन भी सिक्रीट करता है। यही एस्ट्रोजन फिर जाके LH जो होता है उसको नेगेटिव फीडबैक देता है, और LH को नेगेटिव फीडबैक देने की वजह से LH रिलीज़ नहीं होता पिट्यूटरी से, और ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये रिग्रेस होना चालू हो जाता है, ये ख़त्म होना चालू हो जाता है ना, डीजनरेट हो जाता है। ये फिर कॉर्पस ल्यूटियम से कॉर्पस एल्बिकेंस बन जाता है। अभी तो हम इसको येलो बॉडी बोलते हैं, फिर उसके बाद ये वाइट बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है। और यही कि अगर कॉर्पस ल्यूटियम जो होगा वो डीजनरेट कर जाएगा तो प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट नहीं होगा। प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट नहीं होगा तो एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग है वो थिक नहीं रहेगी, वो जो लाइनिंग है वो भी शेड आउट करना चालू कर देगी। तो वही जो लाइनिंग शेड आउट होती है ना, उसके अंदर बहुत सारी ब्लड वेसल्स भी होती हैं, तो इसलिए इसको ब्लीडिंग फेज बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर ब्लीडिंग होती है। इसके बाद आ जाती है यूट्रस के अंदर क्या होता है। तो यूट्रस के अंदर वही कि जो ये लो प्रोजेस्टेरोन की वजह से जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है वो शट ऑफ कर रही होती है, वो देखा जाता है इसके अंदर। और अगर
मेंस्ट्रुअल ब्लड की बात करें तो इन 1 to 5 डेज़ के अंदर 20 to 40 ml ब्लड जो होता है वो लॉस हो जाता है। मतलब जितना भी इसके अंदर जो लाइनिंग होती है एंडोमेट्रियम की, उसके अंदर जो ब्लड वेसल्स होती हैं या उस पूरे कंटेंट के अंदर जितना ब्लड होता है वो 20 to 40 ml होता है। किसी किसी जगह पे ये 35 ml भी दिया रहता है, किसी पे 30 to 50 ml, तो ऐसा वेरी करता है, पर 20 to 40 ml एक एवरेज मान के चलो। इसके बाद आता है पिट्यूटरी के अंदर क्या होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर क्या होता है कि जो FSH और LH इनकी कंसंट्रेशन लो हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो एस्ट्रोजन था उसने जाके नेगेटिव फीडबैक दिया था, है ना, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन को, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को, तो उसने पिट्यूटरी को फिर मना कर दिया LH सीक्रेट करने की वजह से, तो वहाँ से LH सीक्रेट होगा नहीं। और इसके बाद हमारा फिर आ जाता है ये फॉलिकुलर फेज या प्रोलिफरेटिव फेज। इसके अंदर क्या होता है कि अभी जो मेंस्ट्रुअल फेज हुआ, इसके अंदर क्या हुआ, जितनी भी एंडोमेट्रियम की लाइनिंग थी शेड ऑफ हो गई, है ना। अब दोबारा से सब कुछ नया नया बनेगा, है ना, नई लाइनिंग बनेगी और नए फॉलिक्यूल्स बनेंगे, तो वही चीज़ इसके अंदर होगी। तो फॉलिकुलर फेज के अंदर क्या होगा कि जो ओव्यूल हैं उनको सेलेक्ट किया जाता है। तो ओवरी के अंदर तो आपको पता बहुत सारे वो फॉलिक्यूल्स होते हैं ना, तो उन सब फॉलिकल्स में से टोटल 8 to 9 फॉलिकल सेलेक्ट होते हैं, जो कि फिर आगे जाके उसमें से कोई एक ही फॉलिकल मैच्योर होता है, और वो फिर फॉलिकल जो होता है ना मैच्योर होने के बाद फिर वो प्राइमरी फॉलिकल बनाता है, सेकेंडरी, फिर टर्शियरी, फिर ग्राफियन फॉलिकल। फिर उसके बाद वो फिर ग्राफियन फॉलिकल बनाने के बाद फिर वो एस्ट्रोजन भी सिक्रीट करना चालू कर देता है, और उसके बाद जब उसमें से जब ओव्यूलेशन हो जाता है फिर उसका प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करता है, वही कॉर्पस ल्यूटियम, है ना। तो अभी फॉलिकुलर फेज के अंदर क्या हो रहा है, जो फॉलिकल्स है वो मैच्योर हो रहे हैं। इसमें लिखा ना day 5 till the डेट ऑफ ओव्यूलेशन। तो क्या है कि ये आपने देखा था, अब 5th डे पे स्टार्ट हुआ है, तो ओव्यूलेशन जो ओव्यूलेटरी फेज आएगा, ओव्यूलेशन 14th डे से 5 डेज़ पहले ही ये जो है ना मैच्योर होना शुरू हो जाता है। मतलब कंप्लीट जो मैच्योरिंग है वो चालू हो जाती है इसकी। यूट्रस के अंदर क्या होता है फॉलिकुलर फेज के अंदर कि प्रोलिफरेटिव फेज भी इसको इसलिए बोलते हैं। प्रोलिफरेटिव का मतलब होता है किसी चीज़ को दोबारा से जनरेट करना या किसी चीज़ को दोबारा से बनाना, आगे उसको बढ़ाना। तो वही क्या हो रहा है कि यूट्रस के अंदर जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग जो फर्स्ट 1 to 5th डे तक रिग्रेस हुई थी या शेड आउट हुई थी, उसी लाइनिंग को ये 14th डे तक फिर से डेवलप करना चालू करता है, फिर से उसको मैच्योर करता है, फिर से उसको है ना कंप्लीट पहले जैसा बना देता है, ताकि उसके जो 14th डे पर ओव्यूलेशन हो, तो अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो जो जाइगोट बनेगा उसको फिर यहाँ पे लाके इम्प्लांट कर सके। तो ये एंडोमेट्रियम की लाइनिंग जो हो रही है थिक हो रही होती है, फिर से मैच्योर हो रही होती है। और पिट्यूटरी के अंदर क्या हो रहा होता है कि पिट्यूटरी के अंदर ये मतलब हमारा ये जो फॉलिकुलर फेज था, अब क्या होता है इसके अंदर कि जो फॉलिकल मैच्योर हो रहा है या मैच्योर हो चुका है, उसके अंदर से एस्ट्रोजन रिलीज़ हो रहा होता है। तो एस्ट्रोजन क्या करता है, एस्ट्रोजन जो पिट्यूटरी है उसको जाके पॉजिटिव फीडबैक देता है। पहले फेज़ में पॉजिटिव फीडबैक देता है, फिर नेगेटिव फीडबैक देता है ओव्यूलेशन के बाद, है ना। तो अभी क्या हो रहा है, अभी जो 5th डे है वहाँ से ये फॉलिकल्स का मैच्योर होना शुरू हुआ है। उसके बाद क्या होगा कि ये फॉलिकल जो हैं जब मैच्योर हो जाएगा तो उसके अंदर से मैंने आपको बताया एस्ट्रोजन रिलीज़ होता है। जब ग्राफियन फॉलिकल बन जाता है तो ग्राफियन फॉलिकल एस्ट्रोजन रिलीज़ करता है, फिर एस्ट्रोजन जो है पिट्यूटरी को जाके पॉजिटिव फीडबैक देता है कि अब टाइम आ चुका है, LH को इंक्रीज़ कर दो, है ना। तो एस्ट्रोजन इंक्रीज़ होने की वजह से LH भी इंक्रीज़ हो जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो फॉलिकल ओव्यूलेशन के लिए एकदम परफेक्टली मैच्योर हो जाता है, पूरा प्रिपेयर हो जाता है, इस पे ना ये फिर LH सर्ज आता है। अब LH जो सर्ज है, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन का जो सर्ज लगेगा, सर्ज का मतलब होता है एकदम से बहुत हाई पीक पकड़ लेना, है ना। तो अभी यहाँ पे क्या हुआ था कि इसी मिड ऑफ द साइकिल में जो ग्राफियन फॉलिकल था वो बना था। अब ग्राफियन फॉलिकल बनने के बाद उसने एस्ट्रोजन रिलीज़ करना चालू करा। एस्ट्रोजन उसने काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में सिक्रेट करा, एस्ट्रोजन रिलीज़ करा, तो एस्ट्रोजन ने जाके फिर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जो LH है उसको इंक्रीज़ करने के लिए, उसको रिलीज़ करने के लिए उसने वहाँ पे जाके बोला, उसको पॉजिटिव फीडबैक दिया। तो पॉजिटिव फीडबैक लूप चला, तो जितना ज़्यादा एस्ट्रोजन निकला उतना ज़्यादा LH बनता गया। तो LH बहुत ज़्यादा अमाउंट में जैसे ही बना, तो जब
LH एकदम हाई अमाउंट में बन चुका था, LH का सर्च लग गया था। सर्च का मतलब होता है एकदम हाई पीक पकड़ लेता है ना। तो जो 14th डे पे एकदम मेंस्ट्रुअल साइकिल के एकदम मिडल में एस्ट्रोजन जो LH जो होता है उसकी कंसंट्रेशन बहुत हाई हो जाती है, और इसी हाई LH की वजह से जो मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल है उसमें से जो सेकेंडरी oocyte है या ओवम है ना, ओवम NCERT में ओवम लिखा रहता है, तो ओवम क्या होता है, उसमें ओवम ही नहीं होता, ओवम से जस्ट थोड़ा सा स्टेज पहले, क्योंकि आपको पता होगा कि सेकेंडरी oocyte जो होता है वो प्यूबर्टी के टाइम पे जो सेकेंड जो मियोसिस है उसमें जाके वो रुक जाता है ना, सेकेंड मेटाफेज 2 के अंदर वो जाके स्टॉप हो जाती है उसकी ये मियोसिस 2। तो इसलिए उसको सेकेंडरी oocyte बोलते हैं वैसे तो, पर ओवम भी बोल सकते हो आप है ना, लेमैन लैंग्वेज। तो ऐसे ही अगर बोलना तो ओवम भी हो सकता है, लेकिन जो उसका परफेक्ट नेम है वो सेकेंडरी oocyte है, क्योंकि जब फर्टिलाइजेशन होता है तब उस टाइम पे जब स्पर्म आता है उस टाइम पे उसका जो ये सेकेंडरी oocyte जो है अपने मेटाफेज 2 को, मतलब मेटाफेज 2 में वो रुक जाता है वहाँ पे प्यूबर्टी के टाइम पे, तो मेटाफेज 2 से फिर वो कंटिन्यू करता है, फिर एनाफेज 2 में जाता है, उसके जो स्पिंडल apparatus फॉर्म होता है, फिर वहाँ से क्रोमोसोम रिलीज़ होता है, वो सब तो बाद में देखेंगे। बाकी क्या होता है कि जो सेकेंडरी oocyte है जो मेटाफेज 2 में रुकी हुई है वो उस टाइम पे रिलीज़ हो जाती है, इसी को बोलते हैं ओव्यूलेटरी फेज, मतलब कि यहाँ पे oocyte रिलीज़ हुई है ना, ओव्यूलेट हुआ है, मतलब जो ओवम था या ओवा था वो रिलीज़ हुआ है। अब इस फेज़ में क्या होता है, तो इतना छोटा पीरियड होता है ना, ये 14th डे पे ऐसा होता है, 13th डे पे कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि 13th डे पे क्या होता है। तो 13th डे पे जब ओव्यूलेटरी फेज से जस्ट एक दिन पहले जो फीमेल होती है उसकी बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट इंक्रीज़ हो जाता है, ये भी इसी में ओव्यूलेशन के लिए हेल्प करता है। तो 1 डिग्री फ़ारेनहाइट इंक्रीज़ हो जाता है टेम्परेचर, और 14th डे पे आके जो ओवम होता है वो रिलीज़ हो जाता है। अब ओवम रिलीज़ होगा, इतना छोटा सा पीरियड होता है सिर्फ एक दिन का, इसके अंदर कोई भी पिट्यूटरी या यूट्रस के अंदर कोई भी चेंज नहीं आता है, यूट्रस तो एकदम परफेक्ट बना हुआ है, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग उसकी बढ़िया बनी हुई है, ताकि अगर फर्टिलाइजेशन हो तो इम्प्लांटेशन हो जाए। पिट्यूटरी ने अपना LH जो था वो इंक्रीज़ कर दिया था है ना, एंड ऑफ द फॉलिकुलर फेज़ के अंदर एकदम एंड में आते आते बहुत ज़्यादा LH इंक्रीज़ हो गया, जिसकी वजह से ओव्यूलेशन हो गया। अब LH की कोई ज़रूरत नहीं है वैसे, ऐसा सोच रहे हो क्या आप, पर ऐसी बात नहीं है। LH जो है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि LH जो था वो कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करके रख रहा था। कॉर्पस ल्यूटियम क्या था, जब एक ग्राफियन फॉलिकल बना था, जब प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी, टर्शरी से फिर जब ग्राफियन फॉलिकल बना, ग्राफियन फॉलिकल ने ओवम को रिलीज़ कर दिया। अब वो जो बाकी का स्ट्रक्चर बचा बिना ओवम का, उसको हम कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं। कॉर्पस ल्यूटियम मतलब, कॉर्पस का मतलब होता है डेड बॉडी, क्योंकि अब जब उसमें से हमने मेन चीज़ ही निकाली तो उसको हम डेड बॉडी बोलते हैं। वो धीरे धीरे करके ख़त्म ही होने वाली होती है, लेकिन जब तक LH रहता है तब तक वो मेंटेन रहते हैं। ल्यूटियल फेज़ के अंदर क्या होता है, एक तो है ना ल्यूटियल फेज़ का हमेशा आता है, इसको एक तो ल्यूटियल फेज़ बोलते हैं, दूसरा इसको सेक्रेटरी फेज़ बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर है ना जो बहुत सारे ये हार्मोन्स होते हैं वो सिक्रीट हो रहे होते हैं। सिक्रीट कैसे हो रहे होते हैं कि जो LH होता है वो LH तो पहले से ही सिक्रीट हो रहा होता है, LH की वजह से जो हमारा कॉर्पस ल्यूटियम है वो मेंटेन रहता है, तो वो भी प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन सिक्रीट करता है, इसलिए इसको सिक्रीटरी फेज़ भी बोलते हैं। और साथ ही साथ ल्यूटियल फेज़ का एक और चीज़ होती है कि ल्यूटियल फेज़ जो है वो एकदम मतलब पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल में जितने भी चारों फेज़ हैं, चारों में से यही एक ऐसा फेज़ है जिसका टाइम पीरियड फिक्स रहता है ना, ये फिक्स टाइम पीरियड के लिए रहता है, ओनली 14 डेज़ के लिए। भले किसी की मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर 36 डेज़ की भी होगी ना, तो अभी उसमें से अगर आप लास्ट के 14 डेज़ हटा दोगे तो बाकी का जितना बचेगा वो स्टार्टिंग के 3 फेज़ होंगे। इसलिए हम इस तरीके से भी पता कर सकते हैं। और क्वेश्चन में ऐसे भी आता है कि अगर किसी फीमेल की जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो मान लो 32 डेज़ की, तो बताओ कि किस दिन पे ओव्यूलेशन हुआ है। तो ओव्यूलेशन आपको पता है कि 14th डे पे हुआ था। 14th डे का मतलब क्या है, 28 में से 14 को माइनस कर दो तो आगे ओव्यूलेशन का दिन है ना। इसी तरीके से 32 डेज़ की अगर दिए तो 32 में से 14 को माइनस कर दोगे तो ओव्यूलेशन का दिन पता चल जाएगा। और अगर ज़्यादा कम कितना भी दे तो ये क्वेश्चन मतलब लगभग आता है कि ज़्यादा मेंस्ट्रुअल साइकिल वाली जो लेडी है उसके अंदर भी किस दिन ओव्यूलेशन होता है, ये ल्यूटियल फेज़ को माइनस करके आ जाएगा। अब
ल्यूटेल फेज़ के अंदर होता क्या है? सबसे पहले तो ओवरी का अगर देखें तो कॉर्पस ल्यूटेम जो होता है हमारे पास, वो एलएच की वजह से मेंटेन रहता है, तो वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट कर रहा होता है। ज़्यादा अमाउंट में प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करता है, इसलिए कहीं कहीं पे एस्ट्रोजन नहीं लिखते हैं। बाकी एस्ट्रोजन का बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन रहता है। एस्ट्रोजन जाके नेगेटिव फीडबैक देगा, तभी तो ये कॉर्पस ल्यूटेम ख़त्म होगा। कॉर्पस ल्यूटेम ख़त्म होगा तो प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट नहीं करेगा, प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट नहीं करेगा तो फिर जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है वो भी मेंटेन रहेगी, मतलब एंडोमेट्रियम की लाइनिंग जो है शेड आउट कर जाएगी बिना प्रोजेस्टेरोन के। और एंडोमेट्रियम की लाइनिंग शेड आउट कर जाएगी तो मेंस्ट्रुअल फेज़ आ जाएगा। अभी उससे जस्ट पहले वाले फेज़ में हम कि कॉर्पस ल्यूटेम जो है वो डेवलप हो चुका है। डेवलप का मतलब क्या है कि उसमें से ओवम निकाल लिया ग्राफियन फॉलिकल में से, जितना बचा वो कॉर्पस ल्यूटेम, उसी कॉर्पस ल्यूटेम में क्या है वो प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन सिक्रीट करता रहता है। और जब तक लास्ट का मतलब 28 डेज़ की साइकिल देख रहे हैं ना हम इसके अंदर, तो 25th to 26th डे पे आके क्या होता है कि जो अगर, क्योंकि क्या होता है कि जो ओवम है उसकी लाइफ साइकिल होती है ओनली 24 आवर्स, मतलब एक दिन के अंदर अंदर अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो वो जाके एम्बेडेड हो जाएगा, वहाँ इम्प्लांट हो जाएगा उसमें यूट्रस की मेम्ब्रेन में। और अगर इम्प्लांट नहीं हो पाता है क्योंकि फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं, जाइगोट बना नहीं, एम्ब्रियो बनेगा नहीं, है ना, तो एम्ब्रियो नहीं बनेगा तो इम्प्लांटेशन भी नहीं होगा। और अगर इम्प्लांटेशन नहीं हुआ है तो ये समझ जाता है अपने आप ही कि फर्टिलाइजेशन तो हुआ नहीं है। तो अब इसके जो हमने एंडोमेट्रियम की लाइनिंग बना के रखी है, इनका कोई काम तो है नहीं। एंडोमेट्रियम मतलब जो पूरा मेंटेन करके रखा है उसका कोई काम तो है नहीं। तो अब क्या करता है कि एस्ट्रोजन से बोलता है, एस्ट्रोजन जाके फिर नेगेटिव फीडबैक देता है पिट्यूटरी को, वो फिर वहाँ से एलएच सिक्रीट करना बंद कर देता है। एलएच बंद हो जाएगा तो ये जो कॉर्पस ल्यूटेम है, कॉर्पस ल्यूटेम भी डीजनरेट कर जाएगा। तो नेगेटिव फीडबैक देगा पिट्यूटरी हार्मोन को। पिट्यूटरी हार्मोन कौन से थे? यही तो थे एलएच और एफएसएच। एफएसएच ने क्या करा था? एफएसएच ने वहाँ फॉलिक्यूल को मेंटेन कराने में काम करा था, और एलएच क्या कर रहा था? कॉर्पस ल्यूटेम को मेंटेन कर रहा था। और कॉर्पस ल्यूटेम को अब 26th डे पे आके, 25-26 डे पे आके जो कॉर्पस ल्यूटेम है वो फिर डीजनरेट करना चालू कर देगा, क्योंकि एलएच तो बंद कर दबा देगा एस्ट्रोजन, है ना, एस्ट्रोजन एलएच को बंद करवा देगा, तो फिर जो कॉर्पस ल्यूटेम है वो डीजनरेट करना चालू कर देगा। कॉर्पस ल्यूटेम डीजनरेट करेगा तो यूट्रस के अंदर क्या होगा? जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है वो भी शेड आउट कर जाएगी। तो ये 5th डे पे या 25th डे, 26th डे पे जाके प्रोजेस्टेरोन का लेवल बहुत ही कम हो जाता है, जिसकी वजह से एंडोमेट्रियम की लाइनिंग शेड आउट कर जाती है। और ये जो टिश्यू की डेथ होती है ना, इसी चीज़ को कहते हैं नेक्रोसिस। नेक्रोसिस किसी भी हमारे बॉडी के अंदर किसी भी टिश्यू की अगर डेथ हो रही है तो उसको हम नेक्रोसिस बोलते हैं। किसी बहुत सारी अलग अलग तरीके से नेक्रोसिस होता रहता है। तो बाकी अभी तो मैंने आपको पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल बता दिया है। इस मेंस्ट्रुअल साइकिल का अगर हम रिकैप लें तो सबसे पहले क्या हो रहा था? फर्स्ट डे से स्टार्ट हो रहा था मेंस्ट्रुअल फेज़। मेंस्ट्रुअल से फेज़ 1st से 5th डे तक चल रहा था। उसके अंदर जो प्रोजेस्टेरोन था उसकी कंसंट्रेशन कम हो गई थी। क्योंकि एलएच की कंसंट्रेशन कम हो गई थी एस्ट्रोजन के नेगेटिव फीडबैक की वजह से। फिर जाते हैं 5th से 14th डे तक, है ना, तो क्या होता है यहाँ पर फिर प्रोलिफरेटिव फेज़ या फॉलिकुलर फेज़ चालू हो जाता है। ये दोनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फॉलिकुलर फेज़ जो है वो इसलिए बोला जाता है कि यहाँ पे फॉलिकल्स होते हैं ना, नए फॉलिकल्स, 8 से 9 फॉलिकल्स को सेलेक्ट किया जाता है, उसमें से कोई एक फॉलिकल मैच्योर होता है एफएसएच की वजह से, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन की वजह से। जो फॉलिकल होता है वो मैच्योर होता है, वो प्राइमरी फॉलिकल बनता है, सेकेंडरी फॉलिकल बनता है, टर्शरी फॉलिकल बनता है, फिर उसके बाद वो ग्राफियन फॉलिकल बन जाता है। फिर वहाँ से वो एस्ट्रोजन सिक्रीट करना चालू कर देता है ना। और जब एस्ट्रोजन सिक्रीट करता है तो एस्ट्रोजन सिक्रीट करने की वजह से क्या होता है कि जो एलएच है, तो ये याद रखना है कि ओव्यूलेशन से पहले जब एस्ट्रोजन बहुत ज़्यादा अमाउंट में निकलता है तो एलएच को पॉजिटिव फीडबैक देता है, और ओव्यूलेशन के बाद जब ये एस्ट्रोजन बहुत ज़्यादा अमाउंट में निकलता है तो एलएच को नेगेटिव फीडबैक देता है। तो अभी क्या, अभी ओव्यूलेशन से पहले ये एस्ट्रोजन निकलेगा तो पॉजिटिव फीडबैक देगा, तो एलएच की सर्ज लगेगी, एलएच बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो उस दिन क्या हो जाएगा, ओव्यूलेशन हो जाएगा 14th डे पे। फिर उसके बाद क्या होगा कि जो ग्राफियन फॉलिकल था जिसमें से ओवम बाहर निकल चुका है, सेकेंडरी ओसाइट बाहर निकल चुका है, वो जो ग्राफियन फॉलिकल है वो फिर कॉर्पस ल्यूटेम बन जाएगा, है ना, वो कॉर्पस ल्यूटेम बन जाएगा। कॉर्पस ल्यूटेम क्या करता है? कॉर्पस ल्यूटेम जो होता है वो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन सिक्रीट करता है। अब अगर 14th डे पे ओव्यूलेशन हुआ है तो 15th डे तक फर्टिलाइजेशन हो जाना चाहिए, क्योंकि जो सेकेंडरी ओसाइट है उसकी लाइफ साइकिल सिर्फ 24 डेज़ की होती है, 24 आवर्स की होती है,
24 आवर्स की होती है ना, 1 डे की इसकी लाइफ साइकिल होती है, तो 15th डे तक वो हो जाना चाहिए उसका फर्टिलाइजेशन। और ऐसा भी नहीं होता है कि मतलब अगर 28 डेज़ की साइकिल है तो ओनली 14th डे को ही होगा, कभी कभार थोड़ा एक दिन आगे पीछे भी हो जाता है। तो 14th डे पे अगर ओव्यूलेशन हो रहा है तो 15th डे तक जो फर्टिलाइजेशन है वो हो जाना चाहिए। लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है अगर, तो 25th या 26th डे पर आकर जो ये एस्ट्रोजन है ये नेगेटिव फीडबैक दे देता है एलएच को। एलएच सीक्रेट होना बंद हो जाता है, पिट्यूटरी को जाके नेगेटिव फीडबैक देता है और वो फिर एलएच बनाना बंद कर देता है। एलएच की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी तो फिर क्या होगा, एलएच की कंसंट्रेशन कम होने की वजह से कॉर्पस ल्यूटियम जो है ना, कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट करना चालू कर देगा और फिर कॉर्पस एल्बिकन्स बन जाएगा, है ना। तो कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाएगा तो प्रोजेस्टेरोन कौन सीक्रेट करेगा, कोई भी नहीं, है ना। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो प्रोजेस्टेरोन कोई भी सीक्रेट करेगा ही नहीं। और प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट नहीं होगा तो फिर से जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है वो शेड आउट होना चालू कर देगी और फिर से मेंस्ट्रुअल फेज आ जाएगा। तो यही थी पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल। थैंक यू, आपने इस वीडियो को पूरा देखा। और आपको आगे कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए प्लीज़ कमेंट करके बताना। इस वीडियो के अंदर जो भी आपको डाउट रहे हो प्लीज़ कमेंट करके बता देना। थैंक यू।